लेकिन अगर कोई छत्तीसगढ़िया चेहरे की बात करें वैशाली नगर में, तो कोई चेहरा नजर आता है आपको? कोई छत्तीसगढ़िया चेहरा रिकेश सेन है जी, 5 बार के पार्षद हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। प्रेम प्रकाश जी पांडे और ताराचंद साहू जी के बीच की अदावत की वजह से छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच एक संगठन खड़ा हुआ। वो एक संगठन नहीं था यशवंत। वैशाली नगर को भाजपा का मक्का बोला जाता है, मक्का मदीना है। कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ जीतने के लिए बहुत ज्यादा एड़ी चोटी का जोर लगाने की जरूरत नहीं है, प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए। जी, क्रांति सेना का एक बड़ी रैली थी। उस रैली में अमित बघेल जो इसके नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया था भिलाई में कि हम चुनाव लड़ेंगे 90 सीटों पे। उसके बाद समीकरण काफी बदल गए। तो बड़े नेताओं के संपर्क में भी है। रिकेश गंभीर नाम है। हाँ। और लगातार उसमें गंभीरता आते भी जा रही है। अमित बघेल जिस अंदाज में भाषण करते हैं, उनका बोलने का अंदाज, उनके पीछे जो अभी जगह रैली में हम लोगों ने देखा, तो प्रभावशाली है। जामवल जी भिलाई नगर विधानसभा घूम रहे थे, सेक्टर 1 में कहीं लंच करने भी गए। या वीरेंद्र सिंह करके हैं भाजपा के पुराने विजेंद्र सिंह जी, उनके यहाँ गए तो कुछ पॉलिटिकल बातें हुई हैं, कुछ पॉलिटिकल हैपनिंग हुए हैं जिसका असर जो है चुनाव पे है डायरेक्ट। छत्तीसगढ़वाद में बेहद दम है जी। इसको जो नजरअंदाज करेगा, जो दल नजरअंदाज करेगा, हल्के मिलेगा, वो नुकसान हो जाएगा, बारक भाव से जाएगा। जी। आम आदमी पार्टी सभी छोटी पार्टियों को, छोटी पार्टी मतलब छत्तीसगढ़ क्रांति सेना, छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच का जो टुकड़ा बचा है, वो सर्ववादी हो गए। लोगों से बातचीत लगातार वो लोग कर रहे हैं। जब मेरी मुलाकात हुई उनसे कवरेज के दौरान, तो मैंने पूछा कि चुनाव लड़ने वाले हैं, कहाँ से लड़ेंगे? मैंने कह दिया धरसीवा कहा। तो बोले पाटन क्यों नहीं? बोले मैं कहीं से भी लड़ सकता हूँ चुनाव, 90 सीट है, मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूँ। तो जो सर्वे हुआ बहुत चिंताजनक है कांग्रेस के लिए बहुत चिंताजनक है। कांग्रेस के जो मौजूदा विधायक हैं 68, 72, 71 हो गए हैं अब तो, उनकी स्थिति बेहद चिंताजनक है। सरकार को लगभग 45 विधायकों को रेड लाइन पे रखा गया है कि ये हारने की स्थिति में, जिनमें 19 की स्थिति बहुत बुरी है। मंत्री, जिनमें 6 मंत्री भी शामिल हैं। दूसरी बात ये कि सेंट्रल की जो एजेंसी है वो अमित शाह को जो रिपोर्ट दे रही है, पूरे 90 विधानसभा क्षेत्रों में देश भर से विस्तारकों को भाजपा संगठन ने फिट किया, उनकी रिपोर्ट है। तो भाजपा आज की तारीख में ये मानकर चल रही है कि 35 से 37 सीट पे हम जीतने की स्थिति में हैं। अंकल दो चाय ना? 2 चाय, एक शुगर फ्री। हाँ, शुगर फ्री कौन? शुगर, ठीक है। ओके, ठीक है। नमस्कार, मैं यशवंत साहू, मेरे साथ बैठे हैं आलोक तिवारी जी। हम टीज एंड मोर कॉफी में बैठे हुए हैं। चाय का ऑर्डर आपने सुना होगा, और चाय पे आज चर्चा करेंगे, चुनावी चर्चा पे बात करेंगे। यानी कि छत्तीसगढ़ में जो चुनावी चीजें चल रही है, लग रहा होगा कि आपको चुनाव भी आ ही गया है, क्योंकि कुछ महीने बाद इलेक्शन है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होंगे। 90 विधानसभा में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी, यानी कि दोनों पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है तैयारी को लेकर। चुनाव संचालन समिति से लेकर प्रभारी, विस्तारक, बहुत सारी चीजें, तो सारे विषय में बात करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट है, जो भिलाई है, छत्तीसगढ़ है, सारे विषय में आलोक तिवारी जी है, हरिभूमि की ब्यूरो चीफ है, जिनको आप लगातार सुनते हैं, और इनके आकलन पर बातें होती है, चर्चा होती है, और इनका आकलन लगभग सटीक रहता है। नमस्कार यशवंत। चाय पे ही एक्चुअली गंभीर चर्चा होती है जी, इसलिए आज हमने इस जगह को चुना है। और चाय पे चर्चा से ही देश के पीएम बन गए थे जी। चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिया, चाय वाला ही प्रधानमंत्री हो गया था। खैर, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद जब 2003 में पहला चुनाव हुआ यशवंत, हाँ, मैं आपको टोकूंगा। मैं लोगों को बता देता हूँ कि पिछले दिनों क्रांति सेना का एक बड़ी रैली थी। उस रैली में अमित बघेल जो इसके नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया था भिलाई के उसमें कि हम चुनाव लड़ेंगे 90 सीटों पे। उसके बाद समीकरण काफी बदल गए। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना 90 सीट हावे और अमित बघेल 90 सीट में चुनाव लड़वाही। और आपने शायद उस पर थोड़ी स्टडी की है, तो आज स्टडी पे शुरुआत करेंगे। बिल्कुल। तो 2003 में छत्तीसगढ़ में पहला चुनाव हुआ, अजीत जोगी जी की सरकार थी। राज्य निर्माण के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब एक बड़ा धड़ा था विद्याचरण शुक्ल। उस समय तीसरा मोर्चे की गुंजाइश नहीं थी, तीसरे मोर्चे की चर्चा होती भी नहीं कभी छत्तीसगढ़ में। ऐसा बसपा थी, लेकिन तीसरे मोर्चे को लेकर के कभी कोई गंभीर चर्चा छत्तीसगढ़ की राजनीति में नहीं हुई। लेकिन 2003 में विद्याचरण जी और अजीत जोगी के बीच की जो अदावत थी,
एक नए दल के रूप में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यहाँ राज्य में आई, विद्याचरण जी लेकर आए और वो जो चुनाव हुआ बेहद घमासान वाला चुनाव था। अजीत जोगी को लेकर के विद्याचरण जी काफ़ी लड़ाई लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी तो ये समझ लीजिए कि अजीत जोगी के आतंक और कहर से लगभग विलुप्त होते जा रही थी। मतलब विलुप्त नहीं कहना चाहिए, शक्ति उसकी कमजोर हो गई थी। 12 विधायक टूट करके भाजपा से कांग्रेस में चले गए थे। बड़ा उलटफेर हुआ था उस समय। मतलब भाजपा में कोई पदाधिकारी या निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहने की स्थिति में था, वो सीधे कांग्रेस में ही शामिल होता था, ये वाली स्थिति थी। उस स्थिति में विद्याचरण जी ने लंबी लड़ाई लड़ी अजीत जोगी के खिलाफ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तैयार हुई, लेकिन चुनाव में अपेक्षित सफलता विद्याचरण जी को नहीं मिली। विद्याचरण जी राष्ट्रीय राजनीति के बड़े नाम थे। एनसीपी उन्होंने नहीं, एनसीपी में गए थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भी है। तो एनसीपी का उदय हुआ, विद्याचरण जी उसको लेकर के आए और विद्याचरण जी को मात्र 7% वोट मिला और 1 सीट चंद्रपुर की नोबल वर्मा जीते थे उस समय। लेकिन 7% वोट के कारण कांग्रेस की सरकार चली गई। भारतीय जनता पार्टी को उस समय 39.25 वोट 2.5 मिले थे। रमन सिंह सीएम बने थे, वही 50 सीटें भाजपा जीती 2003 में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, रमन सिंह मुख्यमंत्री बने। उनका भी किस्मत चमक गया। कांग्रेस 36% लगभग 37% वोट पाई, 2% 2% वोट का अंतर रहा, लेकिन कांग्रेस को 37 सीट पे संतोष करना पड़ा था और सरकार चली गई थी। जो सीटें जो बीजेपी ने उस समय जीती थी उसमें ज्यादा अंतर नहीं थे, 1000-1500 ज्यादा अंतर नहीं था। लगभग 15 सीट ऐसी थी जो 1000 से 1200 के फैसले की सीटें थी, वो विद्याचरण जी के कारण थी। विद्याचरण जी चुनाव मजबूती से लड़े, उनको भले सफलता न मिली हो, लेकिन अजीत जोगी को लेकर के जो उन्होंने वातावरण बनाने में सफलता हासिल की, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी का की यहाँ सरकार बनी, रमन सिंह मुख्यमंत्री बने। उसके बाद लगातार विद्याचरण जी कांग्रेस में शामिल तो हो गए, लेकिन अजीत जोगी का कांग्रेस में दबदबा जिसकी वजह से भाजपा ने लगातार ये भय बना के रखा कि अजीत जोगी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मतलब 2008 के चुनाव में तो आज 2008 और 2013 में तो अखबारों के विज्ञापनों में अजीत जोगी का छाया छापा जाता था कि विज्ञापनों में, भाजपा के विज्ञापनों में। अच्छा, बीजेपी भय दिखाने के लिए कि अजीत जोगी फिर आ जाएंगे। मतलब कांग्रेस में इतने सशक्त थे वो, ऐसा माहौल क्रिएट किया गया, ऐसा माहौल बनाया जाता बीजेपी की ओर से भी। और 3 गंभीर प्रयास हुए हैं अभी तक। विद्याचरण जी की 2008 में प्रेम प्रकाश जी पांडे और ताराचंद साहू जी के बीच की अदावत की वजह से छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच एक संगठन खड़ा हुआ। वो एक संगठन नहीं था यशवंत, छत्तीसगढ़ मूल की भावनाओं को लेकर के, स्वाभिमान को लेकर के ताराचंद जी जो बीज रोपा था वो आज पौधा बन चुका है और उस पौधे को भूपेश बघेल जी पानी दे रहे हैं, बीजेपी खाद दे रहे हैं। बीजेपी भी कर रही है ना, बीजेपी तो अभी लय स्वर मिला रही है, लय मिला रही है उसमें, लेकिन ताराचंद जी के पौधे को भूपेश बघेल अभी बखूबी पानी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ियावाद की जो शुरुआत है वही पीरियड था, वही समय था, वो पिक पीरियड था। मतलब मैं आपको बता दूं 2009 के लोकसभा में ताराचंद साहू जी ने नंगाड़ा छाप में मंच के बैनर से 2,61,000 वोट इस लोकसभा, दुर्ग लोकसभा में प्राप्त किया। पहले चुनाव हार गए थे उस समय, वो हार गए थे चुनाव, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था। ताराचंद साहू और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी थी सरोज पांडे, उनके बीच 21,000 का अंतर था। कांग्रेस के प्रत्याशी थे प्रदीप चौबे, दूसरे नंबर पे थे, उनके बीच 8,000 का अंतर था। तो ज्यादा हो रही था सब तीनों के बीच। और 25,000 मत रिजेक्ट कर दिए गए थे स्वाभिमान मंच के। उसमें नारा, स्वाभिमान का नारा लिखा हुआ था उन पत्रों में, उसमें मशीन पे गिनती नहीं हुई थी। वो चुनाव मतलब वो मत रिजेक्ट मान लिए गए थे। हाई कोर्ट में भी मामला था ये, काफी कोर्ट चला होगा। उसके बाद ताराचंद साहू जी का निधन होता है। उनके बेटे दीपक ताराचंद साहू अभी भी भारत भाजपा की राजनीति में सक्रिय हैं। 2013 में लगभग सभी सीटों पे, मुझे ध्यान आ रहा है 80 से ऊपर सीटों पे उन्होंने स्वाभिमान मंच के प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, लेकिन दुर्ग जिले में उसका ज्यादा प्रभाव था। दुर्ग ग्रामीण है, गुंडरदही है, अच्छा मत उनको मिला, लेकिन एक दल को खड़े कर पाना हर किसी के बस का नहीं है। संसाधन लगते हैं, पैसा लगता है, सब कुछ लगता है। तो ताराचंद साहू जी के जो बेटे हैं दीपक साहू,
वो शामिल हो गए 2018 में जी मतलब बीजेपी चुनाव ज्वाइन कर लिया। में भारतीय जनता पार्टी में चुनाव शामिल हुए और गुंडरदी से चुनाव भी लड़ा था। जी लेकिन 2018 में सीन बदलता है। भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ी। उसके पहले जो कांग्रेस की भीतर की राजनीति में दिल्ली में भूपेश बघेल ये समझाने में सफल हो जाते हैं कि अजीत जोगी के रहते कुछ नहीं हो सकता। यहाँ कांग्रेस को चुनाव जिताना संभव नहीं है। अजीत जोगी को दल से बाहर का रास्ता दिखाना होगा। और मंतूराम पवार वाली घटना आती है, सब चीजों को जोड़ के देखकर बहुत सारी पार्टी से राजनीतिक उनको बाहर कर घटनाक्रम दिया। ऐसा बदलता है जी कि अजीत जोगी खुद ही पार्टी छोड़ देते हैं जी और 2018 का उन्होंने चुनाव लड़ते हैं। जनता कांग्रेस नाम की एक पार्टी जी। दल बनाते जनता हैं, कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी जे जोगी जे जी। है ना। हल्दर किसान उनका निशान रहता है, हल जी। चलाता किसान। और डॉक्टर रमन का जो पैतृक गांव है ठाटापुर, ठाटापुर का वर्धा। वहाँ इस दल का गठन होता है। हाँ पहली सभा बड़ी सभा वहीं पहली से सभा वहीं जी। होती है ना। वहीं इस दल का नाम निर्धारित होता है। तो बीजेपी की सरकार थी। मतलब अजीत जोगी जी ने ये कहा था कि मैं राजनांदगांव से डॉक्टर मन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। हाँ बहुत बवाल मचा था। जी और अजीत जोगी जिस अंदाज में चुनाव लड़े, जी भारतीय जनता पार्टी आखिरी तक इस भरोसे में रही कि जोगी जी जो वोट पा रहे हैं वो कांग्रेस को नुकसान कर रहे हैं और हमारी सरकार फिर बन रही है। इस प्रदेश में अजीत जोगी के कारण 2 बार रमन सिंह की सरकार बनी। तीसरे की भी उम्मीद थी उन्हें। तीसरे की भी उम्मीद थी कि जोगी जी सहारा बनेंगे, लेकिन जोगी जी को 14% वोट मिलता है। जोगी जी बड़ा राजनीतिक 2003 में विजय शुक्ला साहब को 7% वोट मिले थे। 7% वोट मिलता है। 2018 में अजीत जोगी की पार्टी को 14% वोट मिलता है। अजीत जोगी को बड़ी राजनीतिक सफलता तब मिलती है जब बहुजन समाज पार्टी के साथ उनका राजनीतिक गठबंधन हो जाता है। मायावती के साथ लखनऊ जाकर के रातों रात वो समझौता सीटों पे बात करते हैं और अपनी बहू को ऋचा जोगी को अकलतरा से बसपा से प्रत्याशी बनाते हैं। बहुत करीब का मुकाबला था। 2000 का फैसला है यशवंत। तो बसपा सीपीआई, जोगी जी की बहू भिलाई की बेटी ना, भिलाई का की मायका है उनका। और 14% वोट अजीत जोगी को मिलता है। जोगी जी की पार्टी जनता कांग्रेस खुद 5 सीट जीतती है और 2 सीट बसपा जीतती है। कुल मिला के गठबंधन को 7 सीटें मिलती हैं, 14% वोट मिलता है और भारतीय जनता पार्टी आगे टिक जाती है 15 सीटों पे सिमट जाती है। 10% का अंतर है। कांग्रेस को मिलता है 43% वोट, 68 सीटें कांग्रेस पाती है और भाजपा 33% वोट पाकर 15 सीटों में सिमट जाती है। 10% का बड़ा गैप इस चुनाव में आता है, जबकि 2013 में मात्र आधा % का अंतर कांग्रेस और भाजपा के बीच में था। तो ये बड़ा गैप, ये जो कैडर बिखरता है ना भाजपा का, वो इम्पैक्ट, वो बहुत ज्यादा नुकसान भाजपा को किया। बाकी एंटी इनकम्बेंसी वाला एक माहौल भी था वो भी, बहुत 15 साल से। लेकिन जोगी एक बड़ा फैक्टर था। जोगी ने 7 सीट लेके भी आ गए और वोट परसेंटेज भी बहुत। जोगी जी अपना प्रदर्शन शानदार किया। तो अब पार्टी कहाँ है? अब नहीं, अब पार्टी जो है लगभग कल उन्होंने आगाज जरूर किया, लेकिन अब वो नहीं है। अब आप भिलाई दुर्ग में जिला अध्यक्ष को नहीं बता पाओगे। जैसा आगाज अजीत जोगी ने किया था उसका अंजाम वैसा रहा नहीं। असामयिक निधन हो गया अजीत जोगी जी का, विद्याचरण जी का निधन हो गया, ताराचंद साहू जब इस दुनिया में, मतलब तीनों जो जिन्होंने गंभीर प्रयास किया आज इस दुनिया में नहीं है। और छत्तीसगढ़ में थर्ड फ्रंट को लेकर के इसीलिए संभावना भी कम लोग आते हैं कि ये वोट काटू पार्टी जैसा कंप्लीट होती है, वो इनका वो हो रहा है। लेकिन जिस अंदाज में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना आगे बढ़ी है, अमित बघेल आगे बढ़े हैं, सर्व आदिवासी समाज को हम लोगों ने भानु प्रताप देखे, उनका पावर देख लिया, चुनाव में देखा है। 20,000 से अकबर को राम उनके जो प्रत्याशी थे 20,000 पानी पिला दिए थे दोनों पार्टी को, है ना। माहौल तो बना दिया था। आम आदमी पार्टी बीजेपी से चुनाव लड़ते तो लोग बोल रहे थे जीत भी जाते हैं। हाँ, जीतते तो नहीं, लेकिन ये है कि उपस्थिति तो उन्होंने दिखा। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो गई। बिलासपुर में जबरदस्त जब बिलासपुर हुआ, रायपुर हुआ, अरविंद केजरीवाल खुद भी आए, भगवत मान भी आए साथ। बहुजन समाज पार्टी विलुप्त होते जा रही, पर बहुजन समाज पार्टी का अपना वोट बैंक कैडर है, लेकिन कहाँ तक जाएगा ये कहना मुश्किल है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रभाव को आदिवासी क्षेत्रों में उनका दबदबा है। 3,000-4,000 वोट उनके दल को मिलता रहा है। एक नई बात सामने आ रही है, कई रिटायर्ड IAS IPS जो आदिवासी अफसर हैं वो अपना एक समूह बना करके राजनीतिक भागीदारी निभाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये कुल मिलाकर के कहीं न कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाला
छत्तीसगढ़ क्रांति सेना से काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो तीसरा मोर्चा बहुत देखिए, क्या ये बोल सकते हैं कि जो बाकी 3 बार जो प्रयास हुए, चौथा प्रयास बड़ा होगा? बड़ा होगा ऐसा क्योंकि दिखता है उन्होंने 90 मुझे, सीटों पे चुनाव का ऐलान किया है, क्योंकि छत्तीसगढ़िया चेहरा उतारने की बात कही है। अमित बघेल जिस अंदाज में भाषण करते हैं, जी उनका बोलने का अंदाज, उनके पीछे जो ये जगार रैली में हम लोगों ने देखा, तो प्रभावशाली है। प्रभावशाली है। ये किसको नुकसान करेंगे, भाषण इतना जोरदार रहता है कि लोग कितना नुकसान करेंगे। नहीं, ये सिर्फ भाषण नहीं, जी छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़वाद में बेहद दम है जी। इसको जो नजरअंदाज करेगा, जो दल नजरअंदाज करेगा, वो हल्के मिलेगा, वो नुकसान हो जाएगा, बारक भाव से जाएगा। जी जी। उसको कोई नहीं बचा सकता। तो इस भाव को, अच्छा, ये दोनों पार्टी पे दबाव भी रहेगा ना छत्तीसगढ़िया चेहरा बहुत उतारने का? दबाव में है, दोनों दल दबाव में है, क्योंकि दोनों दल के बड़े करता धरता गैर छत्तीसगढ़िया है, छत्तीसगढ़िया जी, है ना। मैं नाम अपन लोग नहीं लेते किसी का, जी, लेकिन छत्तीसगढ़ के विषय को आपको सामने रखना पड़ेगा। तो क्रांति सेना ने करंट है, करंट इतना है कि 23 का 20 साल का चुनाव है, मतलब मेरे जैसा आदमी अमित बघेल से प्रभावित है। अरे क्या बात, समझ लीजिए, मतलब उस विषय में दम है। जब मेरी मुलाकात हुई उनसे कवरेज के दौरान, तो मैंने पूछा कि चुनाव लड़ने वाले हैं, कहाँ से लड़ेंगे? मैंने कह दिया धरसीवा कहा, तो बोले पाटन क्यों नहीं बोले, मैं कहीं से भी लड़ सकता हूँ चुनाव, 90 सीट है, मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूँ। बघेल जी, बूथ मैनेजमेंट सब रेडी हो गए ना आपके धरसीवा से? पूरा धरसीवा, हाँ, चर्चा है कि धरसीवा से लड़ूंगा। पाटन काबर नहीं, दुर्ग ग्रामीण काबर नहीं, दुर्ग शहर काबर नहीं, रायपुर में 4 ही सीट है वो काबर नहीं, छत्तीसगढ़ के 90 ठे विधानसभा है उमा काबर नहीं। इसके बाद उन्होंने कह दिया कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, छत्तीसगढ़ महतारिक सेवा करिए, चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने माहौल तो बनाया है। कहने का विषय ये है कि छत्तीसगढ़ में थर्ड फ्रंट की संभावना लगातार बढ़ते जा रही है जी। किस स्थिति पे जाके ये गठबंधन होगा जी, मुझे जो जानकारी है, आम आदमी पार्टी सभी छोटी पार्टियों को, छोटी पार्टी मतलब छत्तीसगढ़ क्रांति सेना, छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच का जो टुकड़ा बचा है, वो सर्व आदिवासी समाज लोगों से बातचीत लगातार वो लोग कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली में सिसोदिया जी के जेल जाने के बाद उनकी गतिविधियां थोड़ी कम हुई है, लेकिन आम आदमी का कैडर बन चुका है, लोगों के दिमाग में है कोई आम आदमी पार्टी है। उनके चार आदमी देखो तो आपको टोपी लगाए अलग काम करते दिख जाते हैं। तो आम आदमी का कैडर तैयार हो चुका है। पिछला चुनाव, लेकिन कोई बड़ा फेस नहीं है इनके पास, बस ये बड़ा नुकसान हो रहा है। छत्तीसगढ़ का नॉन फेस हो जाए ना, बड़ा नुकसान, तो इस इनको पार्टी को एनर्जी मिल जाए, जड़ी बूटी मिल जाएगी। एक भी बड़ा चेहरा, अगर अच्छा चेहरा आम आदमी को मिल जाएगा तो वो प्रभाव डालने में सक्षम हो जाएंगे। जी। कांग्रेस ने चुनाव समिति का ऐलान किया है कल, बहुत सारे नेताओं के नाम, 24-25 नेता है उसमें। इसका कोई ऐसा नाम तो नहीं जो छूट गया हो? कोई नाम तो कोई छूटा है। छत्तीसगढ़ में जो नवंबर-दिसंबर में चुनाव होना है 2023 में, उसको लेकर के कांग्रेस की पूरी तैयारी लगभग हो चुकी है जी। टीएस बाबा और भूपेश बघेल के बीच जो मतभेद था, वो मतभेद भी लगभग डाल दिए उस पर, जो भी मंत्री बना दी तो खत्म हो गया, कहानी लगभग समाप्त हो चुका है। टीएस बाबा को उप मुख्यमंत्री बना करके फिलहाल असंतोष को कम दबा दिया। मोहन मरकाम के रूप में जो पीसीसी चेयरमैन थे, उनको भी कैबिनेट में लेकर के नए अध्यक्ष के तौर पे दीपक बैज को शामिल किया गया है। और दूसरा, मतलब कांग्रेस फौरी तौर पे अपने सब प्यादों को मजबूती से बैठा ली है। कल जो प्रदेश कांग्रेस चुनाव संचालन समिति की घोषणा हुई, इसमें सारे लोग हैं, भूपेश बघेल जी हैं, दीपक बैज हैं, चरणदास महंत है, मोहन मरकाम है, टीएस सिंहदेव हैं, अमितेश शुक्ल है, अनिल, मतलब कोई भी नहीं छूटा है, तामदर साहू जी हैं। लेकिन इसका एक नुकसान कहीं न कहीं कांग्रेस को, जब टिकट वितरण के समय जब समिति बैठेगी, चुनाव समिति, तो पहले नाम तो इन्हीं लोग तय करते हैं, चुनाव संचालन समिति में पैनल बनता है, सब कुछ होता है। तो कांग्रेस अगर अपने पराये इन सब में पड़ी तो कांग्रेस को नुकसान होगा। कांग्रेस को जीतने वाली नामों को खोजना पड़ेगा। ये इसलिए बोल रहा हूँ बीजेपी में सर्च चल रहा है कि जो बीजेपी तो अलग पैटर्न पे, उसमें अपन आगे आएंगे। कांग्रेस अभी जो कांग्रेस का सरकार ने जो सर्वे कराया है, जो भूपेश बघेल ने जो सर्वे कराया है, केंद्र और राज्य की दोनों अलग देखिए, हालांकि सरकारी एजेंसी का काम सर्वे करने का नहीं है, लेकिन पिछले कई सालों से होता रहा है कि जो सरकारें होती हैं वो एजेंसियों के माध्यम से इनको राजनीतिक तौर पे भी जानकारी इकट्ठा करती है। तो जो सर्वे हुआ बहुत चिंताजनक है कांग्रेस के लिए बहुत चिंताजनक है। कांग्रेस के जो मौजूदा विधायक हैं 68 72 71 हो गए हैं अब तो,
उनकी स्थिति बेहद चिंताजनक है। सरकार को लगभग 45 विधायकों को रेड लाइन पे रखा गया है कि ये हारने की स्थिति में, जिनमें 19 की स्थिति बहुत बुरी है, मंत्री जिनमें छह मंत्री भी शामिल हैं। आप कहेंगे तो अगली बार हम लोग नाम लेकर बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी। और सबसे बड़ी बात, इन 45 विधायकों में पहली बार विधायक बनने वाले 19 विधायकों की स्थिति चिंताजनक है। अच्छा, तो परफॉर्मेंस उतना वैसा नहीं है। बिल्कुल चिंताजनक है इनकी हालत। कांग्रेस को वापस अपने प्रदर्शन को दोहराना है, 2 महीने बस टाइम है, और कांग्रेस को सरकार बनाना है, तो बेरहमी से टिकट काटने के अलावा नए चेहरों को दूसरा उतारना रास्ता कांग्रेस के पास नहीं है। दूसरी बात, नए चेहरों पे लोग भरोसा करते हैं कि भरोसा करते क्या है, कोई दाग नहीं होता दाग नहीं होता, निर्विवाद रहता है। हाँ, एक चेहरा होता है जो समाज में अच्छा काम करते हैं, तो वो काम का फायदा मिलता है, नए चेहरे को मिलता है। दूसरी बात ये कि सेंट्रल की जो एजेंसी है वो अमित शाह को जो रिपोर्ट दे रही है, पूरे 90 विधानसभा क्षेत्रों में देश भर से विस्तारकों को भाजपा संगठन ने फिट किया, उनकी रिपोर्ट है। तो भाजपा आज की तारीख में ये मान कर चल रही है कि 35 से 37 सीट पे हम जीतने की स्थिति में हैं। 45 प्लस हो गए तो फिर तो 40 भी प्लस हो गए तो सरकार उठापटक अच्छा, करेगी। देखिए 90 में बहुमत चाहिए, 46 में 46 सीट जिसकी होगी वो दल सरकार 40 भी आ गए तो अमित शाह जी खेल बनाएगा। जैसा कि उनका स्टाइल रहता है। अभी तक के देश के इतिहास में तो यही रहा है, चाहे मध्य प्रदेश को देखें, इसके पहले कर्नाटक को देखें, जी, है ना। तो एग्रेशन जो जिस अंदाज में रहता है, हाँ, जिस सरकार अंदाज बदल में, लेते हैं सरकार तो के। अगर सुरक्षित कांग्रेस की सरकार बनाना है, 68-71 के आंकड़े 50 को प्लस छूना आना है, पड़ेगा। तो आपको टिकट काटना पड़ेगा, टिकट काटने पड़ेगा, 50 प्लस में रहना पड़ेगा ताकि और आपको इधर उधर ना हो। 55 प्लस होना पड़ेगा, 55 तब आप Safe रहेंगे। सुरक्षित सरकार की कल्पना आप कर सकते हैं। 45, 46, 48 में रहे तो अमित शाह कभी भी झटका दे सकते हैं, आपको तो ये समझना पड़ेगा जी। तो ये अभी टोटल ये सीन है जी। दूसरा एक अपन चर्चा कर रहे थे आपस में जी। वैशाली नगर विधायक बसीन जी के जाने के बाद से लगातार चर्चाएं हो रही कि क्या होगा उस सीट का। बसीन जी चूंकि एक बड़ा नाम थे, 2 बार विधायक रहे, महापौर रहे जी। तो अभी मेरे को जो जानकारी, राम प्रताप जी जो संगठन के प्रमुख हैं, कल आए हुए थे, वो मनीष पांडे जी के साथ उनके घर भी कल दुर्ग गए थे, दुर्ग के बाद शायद वहाँ गए। उनकी बेटी है दिव्या जी भसीन, उनसे मिलने भी गए। अब अंदर क्या बात हुई है ना, ये तो मैं नहीं जानता। मुलाकात की उन्होंने, हो सकता है वो श्रद्धांजलि देने की जो एक रहता है उसकी औपचारिक मुलाकात भी हो सकती है, मुलाकात, क्योंकि उनके साथ संबंध रहे राम प्रताप जी के हाँ, साथ। बहुत गहरा संबंध रहा है। भसीन जी संघ परिवार से जुड़े रहे, चुन्नीलाल भसीन उनके पिताजी विद्यारतन भसीन के, वो संघ से जुड़े रहे। तो एक नाम लेकिन सक्रिय है दिव्या जी, लगातार वो भूमि पूजन में जा रही हैं, सारे जगहों पे अटेंड कर रही है, भूमि पूजन में श्रद्धांजलि सभा वार्डों अलग अलग वार्डों में जा रही है, बुलाया जा रहा है ना। तो दिव्या का नाम चर्चा में आ गया है। लेकिन अगर कोई छत्तीसगढ़िया चेहरे की बात करें वैशाली नगर में, तो कोई चेहरा नजर आता है आपको? छत्तीसगढ़िया चेहरा रिकेश सेन है जी, 5 बार के पार्षद हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। पिछड़े वर्ग में सबसे माइक्रो जो समुदाय है वो सेन समाज है जी। और सेन समाज का प्रभाव अकेले सेन समाज में नहीं होता है जी, वो ब्राह्मण समाज को भी प्रभावित करता है, तो साहू समाज को भी प्रभावित करता है जी। आपको हर काम के लिए सेन समाज को याद करना पड़ेगा। तो अगर टॉप 3 की बात करेंगे तो रिकेश का नंबर है, रिकेश का नाम है जी। सरोज पांडे जी लगातार सक्रिय हैं, अलग-अलग जी भी हैं, राकेश पांडे भी हैं। राकेश जी ऐसा खुद भी बताते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, या फिर वैशाली नगर दबी जुबान बोलते हैं कि दीदी के लिए, बहन जी के लिए। एक्चुअल में वैशाली नगर को भाजपा का मक्का बोला जाता है, मक्का मदीना है, मक्का मदीना है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ जीतने के लिए बहुत ज्यादा एड़ी चोटी का जोर लगाने की जरूरत नहीं है, प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए जी। तो रिकेश की लॉटरी लग सकती है अगर सब कुछ ठीक रहा तो, अगर छत्तीसगढ़ मेरे को जो जानकारी है, रिकेश अभी लगातार दिल्ली और हाँ एकांत में कहीं गए थे वो, दिल्ली जयपुर भी गए थे, चर्चा करते कि कहाँ गए अचानक से। तो बड़े नेताओं के संपर्क में भी है। रिकेश गंभीर नाम है हाँ, और लगातार उसमें गंभीरता आते भी जा रही है। जामल जी भिलाई नगर विधानसभा घूम रहे थे, सेक्टर 1 में कहीं लंच करने भी गए थे। या वीरेंद्र सिंह करके हैं भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं, विजेंद्र सिंह जी, इनके यहाँ गए तो थे। कुछ पॉलिटिकल बातें हुई हैं, कुछ पॉलिटिकल हैपनिंग हुए हैं जिसका असर जो है चुनाव पे है डायरेक्ट। अब वहाँ तो अपन थे नहीं यशवंत, लेकिन कुछ चर्चा ऐसी हुई है, चर्चा आ रही है। हाँ, देखिए इशारा उन्होंने कर दिया है। प्रेम प्रकाश पांडे जी दुर्ग जिले में और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने वाले एक आधार स्तंभ के तौर पे हैं। पांडे जी का प्रभाव वैशाली नगर में भी है, भिलाई नगर में भी है, दुर्ग ग्रामीण में भी है और नवागढ़ में भी है।
बालोद में भी उनके बड़े समर्थक हैं। जी, तो पांडे जी को लेकर के कोई अगर बात बोली गई तो वो मजबूत हैं। मजबूत बात है। ठीक है, और बाकी संगठन तो हाल चल ही रहे हैं यहाँ पे भिलाई नगर। संगठन की गंभीर स्थिति भाजपा। है यशवंत। जिस उम्मीद और भरोसे के साथ संगठन में बदलाव किया जो गया था, विवाद भी हो गया वहाँ पे, अभी जामवाल जी के सामने लड़ जामवाल गए जी थे। सामने लड़ गए आपस में। जो अजय जामवाल जी की परवाह नहीं कर रहे हैं, वो बाकी क्या करेंगे। इसीलिए भाजपा में जो परिवारवाद का विरोध जो होता है ना, यही वजह यही वजह रहती है। कि प्रारंभिक दिनों में ही आप संगठन को तानाशाह के तरीके से चलाएंगे तो नहीं चल पाएगा। मुझे लगता है कि सारी ऑलमोस्ट बातें हो गई है। तीसरे मोर्चे पे हम बैठे थे, तीसरा मोर्चा में करंट है, असर बहुत लंबा रहेगा, असर लंबा रहेगा और एक आध 2 महीने पिक्चर और थोड़ी क्लियर, 1 महीने में पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। हाँ, अगस्त बैठ के अगस्त तक क्लियर हो अगस्त जाएगी। तक हो जाएगी। क्रांति सेना का क्या उदय एक उसमें तो और अपन जोड़ सकते हैं यशवंत जी। कि जनता कांग्रेस जोगी, एक्चुअली में रेणु जोगी जी की तबीयत के कारण अमित जोगी ने बीच में पत्र व्यवहार भी किया था माँ प्यार कि जी क्योंकि मम्मी पहले है, माँ पहले है, बाद में सब कुछ राजनीति करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। जी लेकिन बीच में उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी के साथ जी ये अपनी उनके साथ गठबंधन की बात चल रही है। गठबंधन की बात चल रही है। हम्म, अगर तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी से कोई गठबंधन की स्थिति बनती है तो बस्तर का एक बड़ा भाग साउथ वाला जो जरूर छत्तीसगढ़ अमित का। जोगी प्रभावित करने की स्थिति में आ जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। इम्पैक्ट हो सकता है वहाँ पे भी। ठीक है, तो हमारी बातचीत लगभग कंप्लीट हो गई, चाय भी कंप्लीट हो गई है, और चाय पे चर्चा टीज एंड मोर में हम बैठे थे, यहाँ पे चूँकि सारे पॉलिटिकल हैपनिंग जो चीज़ें चल रही छत्तीसगढ़ में, चाहे विधानसभा चुनाव पे बीजेपी की तैयारी हो, चाहे कांग्रेस की तैयारी हो, तीसरे मोर्चे पे भी सारी बातें हो गई। इतिहास क्या कहता है तीसरे मोर्चे का, भविष्य क्या हो सकते हैं तीसरे मोर्चे का, उस पर भी हमने बात कर ली। वैशाली नगर सीट पर बात कर ली, जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा भिलाई में हो रही है। तो बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए आपको लगातार हैपनिंग कंटेंट मिलते रहेंगे। आज की हमारी चुनावी चर्चा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जोहार।